जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्मॉल कंपनी में यार ये थी ना, 4 शराइत थी। कैपिटल जमा प्रॉफिट, यानी कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स अभी तक नहीं बांटे, उनका टोटल 50 मिलियन या उससे कम हो, और एम्प्लॉइज 250 भी हो तो एक्सेप्टेबल है, 250 से कम हो, 250 या उससे कम हो, और सेल 250 मिलियन या उससे कम हो, और ये कंपनी किसी पहले से बनी हुई कंपनी को तोड़ के 2 नई कंपनीज ना बनाई जाए। तो अगर ये 4 शराइत पाई जाती हैं तो कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल कंपनी, और इसके लिए हमारे साल जो 2021 चल रहा है उसमें रेट बनेगा 22%। ओके, अच्छा जी, अगला है ट्रस्ट। ट्रस्ट भाई क्या होता है? ट्रस्ट को समझने के लिए ये एक ट्रस्ट है, इसमें कुछ लोग थे, उनके पास ना पैसा पड़ा हुआ था। ये ए बी सी कुछ लोग थे, इनके पास पैसा पड़ा हुआ था, तो इन्होंने ये कुछ रेड रंग के एक्सपर्ट्स ढूंढे बंदे, ठीक है। तो फर्ज करो इंजमामुल हक, शाहिद अफरीदी और जो है सकलैन मुश्ताक, इनके पास करोड़ करोड़ रुपया पड़ा हुआ था। इन्होंने 3 करोड़ रुपया 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दे दिया। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को दे दिया, तो इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, हमारा पैसा अपने एतमाद में अपने पास रख लो, हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, और इस पैसे को आप इससे शेयर खरीदो, इससे और इन्वेस्टमेंट करो, तो शेयर्स वगैरह के अंदर तो जो डिविडेंड वगैरह आया करेगा और बाकी चीजें आया करेंगी, वो सारा जो है वो आपको जो है वो हमें देना पड़ेगा, आपको अपने काम का कमीशन वगैरह भी मिल जाया करेगा, तो आप हमें सर्विसेज दो, हम आप पे एतमाद करते हैं, हम अपना पैसा आपको जमा करा देते हैं, फिर आपको कमीशन वगैरह दे दिया करेंगे। तो ये एक ट्रस्ट और एतमाद का रिलेशन है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, ये एक जिम्मेदारी है। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, पहला सफा है ना चैप्टर का, चैप्टर 4 का। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन अटैच टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से ये जिम्मेदारी अटैच होती है। एंड अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर फॉर द, अच्छा अब ना अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो इनको कहा जाता है, ये जो 2 बंदे हैं इनको कहा जाता है एक्सपर्ट्स या टेम्परेरी ओनर्स ऑफ कैश। इनके पास टेम्परेरीली इन 3 लोगों का कैश है। इन लोगों को क्या कहा जाता है? इन लोगों का नाम तो लॉ में नहीं लिखा हुआ, इनको कहा जाता है कैपिटल प्रोवाइडर। ये कैपिटल प्रोवाइडर है, ये लोग कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो ये बंदे हैं ये अपनी एक्सपर्ट सर्विस दे रहे हैं। ये टेम्परेरी ओनर हैं, टेम्परेरी ओनर्स ऑफ कैश। इनका कैश टेम्परेरीली अपने पास ओन कर रहे हैं। बुक तो अब आ गई है, तब आप हजरात कोशिश करके बुक के ऊपर ही ये सारा नोट कर लिया करें, छोटा छोटा करके। बुक पे पहला सफा खाली भी है। ओके, नेक्स्ट जी, आगे मूव करते हैं। ट्रस्ट, ट्रस्ट मींस, दोबारा पढ़ो, ट्रस्ट मींस अ जिम्मेदारी। डेफिनेशन जरा ना तसल्ली से पढ़नी है। ट्रस्ट मींस अ जिम्मेदारी अटैच टू, ट्रस्ट मींस अ जिम्मेदारी अटैच टू ओनरशिप ऑफ कैश। ये एक जिम्मेदारी है जो वो उन 2 लाल वाले बंदों ने ली है, रेड वाले बंदों ने ली है। ट्रस्ट मींस अ जिम्मेदारी अटैच टू ओनरशिप ऑफ कैश। ओनरशिप, इनको हमने कैश दे दिया, अब ये कैश को आर्जी तौर पे ओन कर रहे हैं। परमानेंट ओनर तो वही है जिन्होंने पैसे दिए हमें। एंड अराइजिंग आउट ऑफ, और ये जिम्मेदारी कैसे अराइज हुई है? कॉन्फिडेंस गिवन टू, कॉन्फिडेंस दिया गया है, इन 2 को हमने एतमाद दिया है, परेशान ना हो, तुम पैसा संभाल लोगे, तुम इंशाल्लाह सही तरीके से हमारे पैसे को संभाल के इन्वेस्ट कर दोगे। अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू, इनको एतमाद दिया गया है। एंड एक्सेप्टेड, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, बाय द ओनर। तो ओनर को अंडरलाइन करके यहां लिख लो एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को एतमाद दिया गया है और एक्सपर्ट ने एतमाद एक्सेप्ट भी कर लिया है। अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द एक्सपर्ट। इससे फायदा किसको होगा?
इन द एंड जब साल के एंड पे डिविडेंड्स वगैरह आएंगे या साल के आखिर में शेयर बेच के कोई फायदा आएगा, तो उससे फायदा किस किस को होगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर से मुराद यहां कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर से मुराद यहां कैपिटल प्रोवाइडर हैं, जिन्होंने पैसा प्रोवाइड किया हुआ है। फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, कैपिटल प्रोवाइडर को फायदा होगा, या अगर लॉ मेकर कहते हैं मैं खुल खुला के बात करूं तो पीछे से मिला के पढ़ो, फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर एंड द ओनर। और आम हालात में तो कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होता है और ओनर को भी फायदा होता है। इधर ओनर से अगेन मुराद टेम्परेरी ओनर है जिसके पास इस वक्त कैश मौजूद है। एंड इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट, वो नीचे डेफिनेशन आ रही है, इसको छोड़ें, एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं। थोड़े से जरा अल्फाज हैं इंटरेस्टिंग से। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश। प्रॉपर्टी से मुराद यहां कैश अंडरलाइन करके लिख लिया करें। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू ओनरशिप ऑफ कैश एंड अराइज आउट ऑफ एतमाद गिवन टू, एतमाद दिया गया है और अगले लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा कैपिटल प्रोवाइडर को होगा, या अगर खुल खुला के बात करें तो कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होगा और ओनर को भी फायदा होगा, यानी जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको कमीशन मिल रहे हैं। एंड इंक्लूड द यूनिट ट्रस्ट। जी, यूनिट ट्रस्ट में क्या होता है कि अगर ये लोग बढ़ जाए ना, कैपिटल प्रोवाइडर्स, अभी तो फर्ज करो यही है कैपिटल प्रोवाइडर्स, तो इनको ना एक्सपर्ट्स एतमाद में लेने के लिए इनको शेयर्स दे देते हैं। मिसाल के तौर पे ये बंदा कहता है मैं घर से लाया हूं 30 रुपए, ये बंदा कहता है मैं घर से लाया हूं 20 रुपए, ये बंदा कहता है मैं घर से लाया हूं 40 रुपए। तो 10 रुपए का एक शेयर बन जाएगा, 10 रुपए का एक शेयर बन जाएगा जो इनके हाथों में थमा दिए जाएंगे। देखो जरा, एक शेयर इसके पास आ जाएगा 10 रुपए वाला, दूसरा शेयर आ जाएगा, तीसरा उठाने की जगह नहीं होगी तो इसके सर पे रख देते हैं, तो 3 इसके पास शेयर आ जाएंगे। इसके पास 2 शेयर होंगे, ये दोनों ही हम सर पे इसके रख देते हैं। इसके पास 4 शेयर होंगे, 1 2 3 4, इसके पास 4 शेयर होंगे। ये ऐसे ही हमने इनको पकड़ा दिए हैं। तो इन लोगों के पास जो है वो पैसों के एतबार से शेयर होंगे। आमतौर पे आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ये असूल है कि जो बंदा 10 रुपए लेके आता है घर से, उसे 1 शेयर दिया जाता है। जैसे आप जो है वो जाओ चिड़ियाघर, तो मिसाल के तौर पे 10 रुपए दोगे तो 1 टिकट आपको मिलती है। तो 10 रुपए अगर आप लेके आते हो तो 1 शेयर आपको मिलता है। तो ये इसकी डिस्कशन कर रहा है कि यूनिट्स एतमाद जो किया गया है और जो पैसे जमा कराए गए हैं, उन पैसों को हमने तोड़ तोड़ के यूनिट्स में तकसीम कर दिया है, यूनिट्स हिस्से बना दिए हैं। अब इससे बड़ा इनको एतमाद मिल जाता है, कल कला को जाके जब ये 3 शेयर्स इन एक्सपर्ट्स को दिखाएगा तो एक्सपर्ट्स को लीगली हम कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं कि इन्होंने हमारा इतना पैसा लिया हुआ है और इस इदारे को हमारे कहने पर चला रहे हैं। तो जब इस अरेंजमेंट में प्रॉपर शेयर इशू कर दिए जाएं तो इस अरेंजमेंट की सब कैटेगरी बन जाती है एक यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट, ये भी एक एतमाद है अंडर विच द बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। बेनिफिशियल इंटरेस्ट से क्या मुराद है? फायदा। मैसेज कर दे। अंडर विच द बेनिफिशियल, जी, अंडर विच यूनिट ट्रस्ट मींस एनी एतमाद अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल इंटरेस्ट समझ लो कैपिटल, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है ना वो ये है कि हमारा पैसा या हमारा कैपिटल या हमारा सरमाया महफूज रहे। तो पैसे को, सरमाए को, कैपिटल को कहते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच द सरमाया इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। बेनिफिशियल इंटरेस्ट उनका सरमाया, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट सो दैट द राइट ऑफ बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज से मुराद यहां परमानेंट ओनर है, वो जो कैपिटल प्रोवाइडर थे 3 ब्लैक वाले बंदे, so that the right of the beneficiaries यानी कैपिटल प्रोवाइडर्स, the right of the beneficiaries to profits, इनकम से मुराद है प्रॉफिट्स, और कैपिटल से मुराद है जो घर से पैसा लाया। कैपिटल आमतौर पे एक दफा लाया जाता है और इनकम आपको पता है हर साल आती है। so that the right of the beneficiaries to income और capital are determined by the number of units sold। जिसके पास ज्यादा यूनिट उसको ज्यादा फायदा, जिसके पास कम यूनिट उसको कम फायदा। मिसाल के तौर पे जो बंदा घर से 40 रुपए लाया उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो बंदा घर से 20 रुपए लाया उससे कम प्रॉफिट मिलेगा। अब जरा पढ़ लो इंग्लिश, थोड़ी सी ये जरा ना इंग्लिश आपको इन दोनों की याद करनी पड़ेगी, अल्फाज थोड़े से जरा समझने वाले हैं। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच द कैपिटल आर डिवाइडेड, देखें स्क्रीन की तरफ देखें। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स सो दैट the right of the permanent owners, the right of black वाले बंदे, the right of permanent owners to income or to capital are determined by the number of units held। तो जिसके पास ज्यादा यूनिट है उसको ज्यादा झूले होते हैं, झूलों की जो है वो टिकटें मिलती हैं।
कि भाई आप जो है वो फ्लाइंग कारपेट है, उसकी 500 रुपए की टिकट है, अगर आप वो टिकट 2 दफा ले लो, 3 दफा ले लो तो 3 दफा आप राइड ले सकते हो, 4 दफा ले लो 4 दफा ले सकते हो। तो सिमिलरली जिनके पास ज्यादा यूनिट्स होंगे वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे इस ट्रस्ट से, जिनके पास कम यूनिट्स होंगे वो कम प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, नेक्स्ट एओपी। एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंक्लूड द फॉलोइंग। एसोसिएशन ऑफ पर्सन से क्या मुराद है? नंबर 1 अ फर्म, एक फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्संस है। एसोसिएशन ऑफ पर्संस इंक्लूड द फॉलोइंग अ फर्म। फर्म तो नीचे वो डिफाइन कर रहा है कि फर्म क्या है। फर्म मीन्स द रिश्ता बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू स्पेंड द लाइफ टुगेदर। नहीं, शादी नहीं हो रही। फर्म मीन्स द रिलेशन, रिलेशन से समझो आप शादी हो रही है। फर्म मीन्स द रिश्ता बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो 2-3 लोग मिले, उन्होंने सोचा कि हम जनरल स्टोर खोल लेते हैं, तो ये फर्म है। 2-3 बंदे मिले, उन्होंने सोचा हम सीए फर्म ओपन कर लेते हैं, तो सीए फर्म है। 2-3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने सीए किया हुआ है, उन्होंने सीए की फर्म ओपन कर ली, तो ये फर्म है। तो ये जो सीए फर्म्स हैं ये ईओपी होती हैं, ये कंपनीज नहीं होती। फर्म मीन्स द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all, carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब ये है कि कई दफा ना फर्म में सारे पार्टनर आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है फर्म में सारे पार्टनर नहीं आते, 1-2 पार्टनर बड़े बूढ़े हो जाते हैं, कहते हैं हम घर बैठेंगे हमें प्रॉफिट दे दिया करो, बाकी पार्टनर्स फिर आते रहते हैं। तो जरूरी नहीं सारे बिजनेस में आए भी। अच्छा, फर्म एक छोटा सा लफ्ज है, जो ब्रॉड कैटेगरी में फॉल करता है वो है एओपी, क्योंकि आपको पता है हमारी कैटेगरी तो 3 ही है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। बल्कि अगर मैं चलो ठीक है वो मैं आगे बात करता हूं। फर्म, फर्म क्या है? फर्म तो वो हो गया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बंदे मिले और इकट्ठे कारोबार करें और बिजनेस के प्रॉफिट्स उनका शेयर करना मकसूद हो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना सा कॉन्सेप्ट है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उस वक्त कुछ हिंदुस्तान से फैमिलीज आई थी जो इकट्ठे ही कारोबार कर रही थी, फूफा, ताया, चाचा, ये सारे मिलके ना एक ही कारोबार कर रहे थे। तो ये डिवाइड नहीं हुए थे, लेकिन ये हिंदू थे, तो हिंदू अनडिवाइडेड, मुसलमान नहीं थे ये, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर कोई पाकिस्तान में है और उनके एक बड़ा भी होता था, उसका नाम भी है किताबों में लिखा हुआ, हमें उससे कंसर्न नहीं, तो उन्होंने एक बंदे को अपना बड़ा घर में माना होता था और उसी के तहत 3-4 घरों का कारोबार चल रहा होता था, तो वो भी फिर पार्टनरशिप फर्म ही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, अब तो कोई इतनी है नहीं। पॉइंट सी, एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये भी मेरी नजर में, तो मैं इसको एक्सप्लेन करना भी पसंद नहीं करता, तो ऐसे बच्चे बैठे होते हैं क्लास में कहते हैं एक्सप्लेन कर दें, मेरी नजर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी क्या था कि भाई याद कर लें, छोड़े परे। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ये होता है, कुछ लोग जो है ना ऊपर कंपनी के किसी भी पॉइंट में फॉल नहीं करते थे। कंपनी के हमने कल ये पॉइंट्स पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 में से किसी में फॉल नहीं करते थे, तो उनके लिए लॉ ने कह दिया कि ये फिर होंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल मसनूई जुडिशियल कानून की नजर में पर्सन। इसकी मिसाल आप लिख सकते हो ऐसे ही, मॉडल टाउन यंग बॉयज एसोसिएशन, मॉडल टाउन यंग बॉयज एसोसिएशन। अब मॉडल टाउन में कुछ नौजवान लड़कों ने सोचा यार ऐसे ही हम क्या किया करेंगे कि कुछ मॉडल टाउन के अंदर काम वगैरह होते हैं, हम खुद जाके कर दिया करेंगे। इन्होंने नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, ऐसे ही लोगों की रिफाहे आमा के लिए काम कर दिया करेंगे। तो ऐसे ही 2-4 दोस्तों ने मिलकर एक इदारा सा बना लिया मॉडल टाउन यंग बॉयज एसोसिएशन के नाम से। तो लॉ मेकर कहते हैं ये एओपी है, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये कोई रिफाहे अम्मा का काम करें तो टैक्स तो इन्होंने देना नहीं होगा, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ना असल में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसने अपने आप को ना किसी लॉ में जाकर रजिस्टर कराना होता है, तो इसलिए ये कुछ भी कंपनी की डेफिनेशन के किसी पॉइंट में फॉल नहीं करे थे, इसलिए इनको इधर फॉल करा दिया। नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, बस थ्योरी क्या तक याद कर लें। आगे ये बातें ना लिख लिया करें यार, कि सर ने कहा थ्योरी की हद तक याद कर लें। फिर होता क्या, मेरा पास का तजर्बा ये है कि जिन बातों में मैं ऐसे कहता हूं, फिर आखिरी दिनों में आप रिवीजन करना शुरू करते हैं तो फिर मैसेज भेज रहे होते हैं, सर ये इसका जरा मतलब बता दें ये क्या था। तो भाई जिस हद तक जहां तक बताया गया था वो अगर आपने याद किया होता और रजिस्टर में उर्दू में लिखा होता, तो वो आखिरी दिनों में जो ग्रुप्स के अंदर 100 मैसेज आ रहे होते हैं एक दिन के अंदर, तो वो मैसेज आना बंद हो जाते हैं अगर आप जो है वो बड़ा कंसंट्रेशन से सारी चीजें साथ साथ नोट करें अपने रजिस्टर के ऊपर। पॉइंट डी, एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। कुछ लोग आपस में मिले और अपने आप को बाहर के लॉ के मुताबिक रजिस्टर करा लिया। एनी बॉडी ऑफ पर्संस, फॉर्म्ड से मुराद यहां समझ लो रजिस्टर्ड, एनी बॉडी ऑफ पर्संस रजिस्टर्ड अंडर अ फॉरेन लॉ। अच्छा, यहां तक ना एक कंफ्यूजन आ गई कि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, इसको काट देते हैं अभी। एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कंपनी के एक पॉइंट से।
कंपनी में एक पॉइंट है पिछले सफे पे, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। तो आउटसाइड पाकिस्तान का मतलब भी फॉरेन लॉ है। तो ये दोनों पॉइंट आपस में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रहे थे। कैसे? पाकिस्तान के बाहर के लॉ के तहत अगर कुछ लोग मिल जाएं तो वो कंपनी है, लेकिन यहां पे एक लाइन लिखी हुई है रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। वो लॉ बाहर का कौन सा लॉ हो जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को डील करता हो। इसका मतलब है, अब बताओ कि इधर कुछ लोग बाहर के मुल्क में आपस में मिलके कोई काम शुरू कर दें तो ये कौन से फॉरेन लॉ की बात हो रही होगी? सोच के बताओ। अदर देन बाहर का कंपनी लॉ। हो सकता है बाहर के मुल्कों में पार्टनरशिप्स के लिए भी अपने आप को रजिस्टर कराना बाइंडिंग हो। तो अगर बाहर के मुल्क में कंपनी लॉ के साथ साथ पार्टनरशिप लॉज में भी रजिस्टर कराना अपने आप को बाइंडिंग है, तो इससे मुराद वो वाले फॉरेन लॉज हैं। तो इससे मुराद फॉरेन लॉ वो नहीं है जो कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को डील करता है। इसीलिए उसने वाजे करने के लिए लॉ मेकर ने देखो खुद आगे लिख दिया, however a company is not included in AOP। a company नीचे मैं अपने समझने के लिए लिख सकता हूं इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। a company incorporated outside Pakistan is not included in AOP। एक कंपनी जो है जो आउटसाइड पाकिस्तान है वो AOP नहीं है, क्योंकि वो कल हमने किस पॉइंट में कवर कर ली थी? वो हमने सेक्शन 80 है ना ये, तो सेक्शन 80 के 2 के 12 के डी में, सेक्शन 80 के डी में ये कल हमने कवर कर ली थी पिछले सफे पे। तो अगर कोई बाहर का लॉ कंपनीज को देख रहा है और उसके तहत आप जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो बोलो आप क्या हैं? कंपनी। अगर कोई बाहर का लॉ कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन को देख रहा है और आप उस लॉ के तहत अपने आप को रजिस्टर करवा लें तो आप क्या हैं? कंपनी। However, a company is not an AOP। कंपनी AOP है। तो फिर इधर फॉरेन लॉ कौन सा मुराद है? अदर देन कंपनी लॉ। इधर फॉरेन लॉ से मुराद है अदर देन फॉरेन कंपनी लॉ, लिख लिया हमने, अदर देन फॉरेन कंपनी लॉ। बाहर का कंपनी लॉ नहीं होना चाहिए, वो कोई और लॉ हो सकता है, पार्टनरशिप लॉ हो सकते हैं और कोई लॉ हो सकता है। वैसे पाकिस्तान में तो मैंने आपको बता दिया था कि किसी पार्टनरशिप लॉ में अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं होता। अच्छा, इसमें एक बात और थी, वो ये थी कि कंपनी की डेफिनेशन, हाँ, इसमें एक बात और थी, वो जो कल हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बात है, वो उसको इससे मिक्स ना करना। वो ये थी कि बाहर की कोई पार्टनरशिप पाकिस्तान में आई और उसको बोर्ड ने जबरदस्ती कंपनी कह दिया तो वो कंपनी है, वरना तो बाहर की जितनी पार्टनरशिप्स फर्म हैं वो पॉइंट डी की नजर में एओपी ही हैं। बाहर की जितनी पार्टनरशिप फर्म्स हैं वो एओपी ही हैं, वो कंपनी नहीं है। ओके, नेक्स्ट जी, सेक्शन 4, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अच्छा भाई, वो ना कुछ बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं ग्रुप्स में, देखो इधर। एक बंदे की इनकम फ्रॉम सैलरी है 0, बिजनेस इनकम है 4 मिलियन और बाकी इनकम्स भी फर्ज करो 0, अदर सोर्स है इसकी 6 मिलियन, टोटल हो गया 10। ज़कात इसने दी कोई नहीं, 0, तो टैक्सेबल इनकम होगी इसकी 10 मिलियन। 10 मिलियन को 75% से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आया 7.5। अब 7.5 को जब आप कंपेयर करो 0 से तो सैलरी आई कम, तो जब सैलरी आई कम तो इसका मतलब है ये फिर सैलरीड वाला टेबल नहीं लगेगा, टेबल 1 लगेगा। तो कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है ग्रुप में कि अगर सर किसी बंदे की इनकम फ्रॉम सैलरी 0 है तो उसके ऊपर कौन सा टेबल लगेगा? तो भाई आप इनकम फ्रॉम सैलरी किसी बंदे की 0 है तो 0 लिख के चेक कर लो, ऑब्वियसली कम ही आएगी फिर। तो लिख लें इनकम फ्रॉम सैलरी अगर किसी की 0 है तो फिर उस पर नॉन सैलरीड वाला टेबल लगेगा, यानी टेबल 1 लगेगा। ओके, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये सारा हम कर चुके हैं, तो इसको हम यहां से देख लेते हैं। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, ये तो आपको पता है, इनकम टैक्स हर साल लगता है। इनकम टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। ये देखो, ये जो सफा है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल। असल में जो लॉ में रेट दिए होते हैं ना, टेबल्स वाला सफा निकाला है मैंने, पेज 30। असल में जो लॉ में रेट्स दिए होते हैं ना, वो रेट्स दिए होते हैं शेड्यूल्स में, तो ये मेन लॉ का हिस्सा नहीं होते। मेन लॉ के साथ एनेक्जर अटैच होते हैं, उस एनेक्जर का नाम शेड्यूल है।
तो फर्स्ट शेड्यूल इसको कहते हैं। टेबल 1 भी और टेबल 2 भी, ये दोनों फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं। इनकम टैक्स टॉप से पढ़े। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड चार्ज ऑन एवरी पर्सन, हर बंदे पे लगेगा जिसने इस साल टैक्सेबल इनकम कमाई है। पॉइंट 2, द इनकम टैक्स फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू द टैक्स पेयर्स टैक्सेबल इनकम। अच्छा, इतने दिनों से हम क्लासें ले रहे हैं, मुझे बताओ रेट किस पे लगा रहे हो आप? ये देखो, रेट टोटल इनकम पे लगा रहे हो 8,60,000 या टैक्सेबल इनकम पे लगा रहे हो 8,50,000? टैक्सेबल इनकम पे रेट, तो कहते हैं रेट टैक्सेबल इनकम पे लगेगा। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग देखो अब, जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस नहीं की, ऐसी ये एग्जांपल मैंने खोली हुई आपके सामने। जब आपका टैक्स निकल आता है ना, टैक्स, तो फिर हुकूमत आपको कुछ टैक्स माफ भी कर देती है कभी कभी। एक तो आपको बेनिफिट बहुत बड़ा मिला ज़कात माइनस करने की वजह से कि आपकी इनकम कम हो गई है, लेकिन कई दफा आपका टैक्स जब निकलता है ना तो हुकूमत टैक्स भी माफ कर देती है। लेस, फिर अभी आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के। लेस टैक्स क्रेडिट, बोलो, लेस टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट को क्या कहते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट 5,40,000 में से हुकूमत आपको 10,000 टैक्स माफ कर दे मिसाल के तौर पे, तो आपका टैक्स बन जाएगा 5,30,000। किन लोगों को टैक्स माफ होता है, कब टैक्स माफ होता है, ये हमने इंशाल्लाह चैप्टर 6 में पढ़ना है। ओके, अब पढ़ो पॉइंट 2। The income tax for a tax year shall be computed by applying the rate of tax on the tax per taxable income for the year and tax credit shall be subtracted from above figure। और इस फिगर में से टैक्स क्रेडिट माइनस करने की इजाजत है। क्लियर? ये देखो नीचे, ये हेड्स ऑफ इनकम कौन से थे? सैलरी, बिजनेस, एक हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है। मैंने इफ यू ऑप्ट से इधर क्यों लिखा हुआ है, ये एक लंबी बहस है, इसको हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टी के चैप्टर में 2 दिन लगा के समझेंगे। सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टोटल इनकम लेस ज़कात एंड अदर डिडक्टेबल अलाउंसेस। कुछ और भी डिडक्टेबल अलाउंसेस हैं हमारे सिलेबस में ज़कात के अलावा। टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी और फिर टैक्स क्रेडिट आते हैं। ये टैक्स लायबिलिटी कहां निकलती है? हाँ, यहां जाके लिखो टेबल 1 और 2 से, कभी टेबल 1 लगता है, कभी टेबल 2 लगता है। टैक्स लायबिलिटी, इसको हम क्या करेंगे? सैर करना। सैर करना क्या मतलब? कभी भी किताब में टैक्स निकालना पड़ा तो हम सैर करते करते चैप्टर 4 के पेज 30 पे आ जाया करेंगे। तो इसको हम आज के बाद नाम रखेंगे टैक्स लायबिलिटी, का मतलब रखेंगे सैर करना। बोलो क्या नाम रखेंगे? टैक्स लायबिलिटी। जब हम निकालना चाहेंगे तो हम कहेंगे हम सैर करने जा रहे हैं। तो असल में आने वाले दिनों में ना कुछ वर्किंग्स हैं जो सैर करने से पहले होती हैं, कुछ सैर करने के बाद होंगी। इस वजह से मैं एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। जब भी हमें चैप्टर 4 में वो जो 2 टेबल हैं, पेज 30 और 31 है ना, वो जो 2 टेबल हैं देख लो, पेज 30 और 31 है ना, तो हमें पेज 30 और 31 के ऊपर अगर कभी आना पड़े तो हम ऐसी सूरत के अंदर जो है वो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सैर करने आ रहे हैं, यानी टैक्स कैलकुलेट करने आ रहे हैं। जब सैर करके टैक्स निकल आएगा फिर टैक्स माफ करना है, लेकिन टैक्स माफ करना अभी लिख लें, चैप्टर 6 में देखेंगे, इसलिए अभी कोई जल्दी नहीं। इन द एंड इनकम टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट निकला है। ये बुक एक इशू करवा लो ना, ले आओ, हमारे लिए रखो इधर। ओके, चलें जी आगे। ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग टैक्स क्रेडिट। ऑर्डर का क्या मतलब होता है जी? तरतीब। तरतीब, किस तरतीब से टैक्स माफ होंगे, कौन सा टैक्स क्रेडिट पहले माफ होगा, कौन सा डिस्काउंट पहले देंगे, कौन सा डिस्काउंट बाद में देंगे। ऑर्डर ऑफ अप्लाइंग टैक्स क्रेडिट, ये तो मेरे भाई आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा ना, ये से समझ नहीं आएगा कि ये है चैप्टर 6 में। तो ये 3 पॉइंट्स ना, ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये चैप्टर 6 में अवेलेबल है, इसलिए अभी हमें इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पेंडिंग भी नहीं इस पे लगा रहा, क्योंकि ये वहां जाके तो हमें अवेलेबल ही होने हैं, तो इसलिए वहां एज इट इज अवेलेबल होंगे। अच्छा भाई, ये 2 सफे आप छोड़ो, पेज 28 और वैसे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। पेज 28 और पेज 29 साथ ही कर लेते हैं। ओके, अच्छा भाई, हाँ जी, पॉइंट 3 पेंडिंग है, बिल्कुल पेंडिंग है, चैप्टर 6 में कवर हो जाएगा। अच्छा भाई, एक ना कॉन्सेप्ट है,
एक अपने लिए भी इशू कराओ ना भाई। एक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल टैक्स रिजीम। क्या कॉन्सेप्ट है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। नॉर्मल टैक्स रिजीम का क्या मतलब है? कि नॉर्मली पाकिस्तान में एक बंदा कौन कौन सी इनकम्स कमाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कभी कभी नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाती है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह फिर डिस्कस करूंगा, उसमें थोड़ी तफसील है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है हमारे लॉ में फाइनल टैक्स रिजीम। बोलो साथ साथ, फाइनल टैक्स रिजीम। रिजीम आप समझ लो कैटेगरी। दो कैटेगरीज हैं, एक नॉर्मल टैक्स रिजीम है, एक फाइनल टैक्स रिजीम है। इसकी मिसालें आपके सिलेबस के अंदर जो हैं वो दो हैं। उसमें से फिलहाल मैं सिर्फ एक मिसाल की बात करूंगा, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम एक फाइनल टैक्स रिजीम है। कौन सी रिजीम है? फाइनल टैक्स रिजीम। क्लियर? ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको दिखा देता हूं। नॉर्मल टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम में सर फर्क क्या है? चलिए आपने ये तो बता दिया, इन दोनों में क्या फर्क है इसको तो जरा इग्नोर करें कि इन दोनों में क्या फर्क है। पहले मुझे आप बता दें कि डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम में क्या फर्क है। कैपिटल गेन इनकम होती है मोहतराम शेयर्स सोल्ड, शेयर्स बेच के जो फायदा आया वो है कैपिटल गेन इनकम। क्लियर? अच्छा, डिविडेंड इनकम क्या होती है कि शेयर्स बेचे नहीं हैं, वी होल्ड शेयर्स, शेयर्स हमारे पास हैं, एंड रिसीव प्रॉफिट, और हम कंपनी से क्या रिसीव कर रहे हैं? प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं, हर साल प्रॉफिट रिसीव होता है। एंड रिसीव एनुअल प्रॉफिट्स, एनुअल प्रॉफिट्स कंपनी जब अपने बांटती है तो क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। वी होल्ड शेयर्स एंड रिसीव एनुअल प्रॉफिट्स। अच्छा, आप जरा इनमें जरा फर्क समझने की कोशिश करो। एक है गाय और एक है गाय का दूध। अभी फिलहाल शेयर्स को छोड़ो, आपको यह समझ आती है कि जब तक हम गाय अपने पास रखेंगे 5, 6, 7 साल तक, फर्ज करो 7 साल गाय हमने अपने पास रखी, तो 7 साल हम दूध इंजॉय करेंगे, और 7वें साल हमने जब वो गाय मोटी ताजी हो गई तो 7 साल अपने पास रख के हमने सोचा इस गाय को बेचते हैं, कोई और गाय खरीदते हैं। अब तो ऑस्ट्रेलियन काऊ का जमाना आ गया है, तो अब वो खरीदते हैं, तो उस गाय को हमने अपने गांव में रखा हुआ था, उसे हमने बेच दिया। अब बोलो, गाय को बेच के जो प्रॉफिट आएगा वो दूध से तो बिल्कुल एक अलग चीज है ना। वो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से तो बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट और इंडिपेंडेंट और न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बोलो जब तक गाय हमारे पास है हम क्या एंजॉय करेंगे? दूध। जब गाय, बोलो बोलो बोलो, जब गाय बेच देंगे तो उसे कहेंगे डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ काउ। अच्छा, इसी तरह शेयर्स होते हैं। अगर आपने पीटीसीएल के शेयर खरीद लिए, आपके पास पैसे इकट्ठे हुए, आपने 50,000 लाख रुपए इकट्ठा किया, आपने पीटीसीएल के शेयर खरीद लिए। अब पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल आपकी अलमारी में पड़े हुए हैं वो शेयर। हर साल जब पीटीसीएल प्रॉफिट कमाएगी तो आपको प्रॉफिट उसमें से कुछ ना कुछ दे दिया करेगी। इसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम हर साल आती है, लेकिन जब कभी 7वें साल जाके आपने सोचा यार पीटीसीएल के शेयर, मुझे गाय अच्छा दूध नहीं दे रही, आप इसे जान छुड़ाओ, तो पीटीसीएल के शेयर को अच्छा डिविडेंड नहीं दे रहे, आप किसी और कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप पीटीसीएल के शेयर बेच ही देंगे। तो पीटीसीएल के शेयर बेच के जो फायदा आया करेगा या नुकसान आया करेगा वो हम डाला करेंगे, देखो इधर, कैपिटल गेन इनकम में। और जब तक पीटीसीएल के शेयर हमारे हाथ रहेंगे और हर साल प्रॉफिट आता रहेगा दूध की तरह, उसे हम कहां डाला करेंगे? डिविडेंड इनकम में। पहले मुझे बात बता दो कि डिविडेंड इनकम, अच्छा ये बात समझ आ गई, डिविडेंड इनकम हर साल आती है आमतौर पे अच्छी कंपनीज के अगर आपने शेयर खरीदे हो, लेकिन कैपिटल गेन इनकम लाइफ में एक दफा आ सकती है। क्यों? क्योंकि या तो शेयर आप रख सकते हैं या बेच सकते हैं, जैसे ही बेचते हैं तो शेयर बेचने को कहते हैं कैपिटल गेन इनकम कमाई मैंने। क्लियर? अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि लॉ मेकर ने ये दो कैटेगरीज बनाई क्यों? इसलिए बनाई कि इनके लिए अब मैं जो है वो जो हाईलाइटर पकड़ने लगा हूं, वो मार्कर पकड़ने लगा हूं ब्लू कलर का। दो कैटेगरीज बनाने का मकसद समझ लो, दो कैटेगरीज बनाने का मकसद, इनके लिए जो रेट हैं वो हैं पेज 30 और 31 वाले, वो जिसको हम कहते हैं टेबल 1 और टेबल 2। इनके लिए जो रेट है वो रेट है
टैक्स लगाने के लिए 15%। इनके लिए टैक्स लगाने के लिए रेट क्या है बोलो? 15%। अब आपको फर्क समझ, अच्छा आपको ये फर्क समझ आ गया था वो जो कल डिस्कशन हो रही थी कि एक बंदा रेजिडेंट क्यों क्या होता है और नॉन रेजिडेंट होते हैं, इनमें क्या फर्क है? रेजिडेंट ने पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स जमा कराना है, बाहर वाली इनकम पे भी एफबीआर को टैक्स जमा कराना है, लेकिन नॉन रेजिडेंट ने सिर्फ पाकिस्तान वाली। तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ के इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाजा हमें तब हुआ था जब हमने पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स इनकम के साथ इस कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके पढ़ा। तो आपको ये बात समझ आ गई कैपिटल गेन इनकम और डिविडेंड इनकम में फर्क क्या है इनकी नेचर में। अगला फर्क बताओ, इनको नॉर्मल क्यों कहते हैं, इनको फाइनल क्यों कहते हैं? इसलिए इनके लिए एक फिक्स और फाइनल रेट है। आप चाहे डिविडेंड 1000 रुपया भी कमाओ तो आपने हुकूमत को कितने परसेंट टैक्स जमा करवाना है? 15% टैक्स जमा कराने। अच्छा अब आपको ये समझ, ये बात की फीलिंग आ रही है कि ये एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है और ये बिल्कुल अलग कैटेगरी है, और ये कैटेगरीज इतनी डिफरेंट है कि इनके दरमियान हम एक बॉर्डर लाइन लगा सकते हैं। जैसे वो पाकिस्तान है, ये चाइना है, इनके दरमियान बॉर्डर लाइन लग सकती है। इनका टैक्स निकालने का तरीका ही डिफरेंट है, उनका टैक्स निकालने का तरीका ये है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करो, आपने सैलरी कमाई 6 लाख, बिजनेस कमाया 8 लाख, कैपिटल गेन कमाया 2 लाख। अब 6 लाख जमा 8 लाख 14 लाख जमा 2 लाख 16 लाख। 16 लाख जमा करके तीनों को हम जाके देखते हैं इसमें किस टेबल में गिर रहा है। लेकिन डिविडेंड इनकम के साथ किसी इनकम को जमा नहीं किया जाता। डिविडेंड इनकम आप अकेली देखते हो, बस ये न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आने वाले दिनों। डिविडेंड इनकम आप अकेली देखते हो, डिविडेंड कितना कमाया जी तुमने? जी मैंने 1 लाख कमाया, चलो 15,000 टैक्स दे दो, ये फाइनल टैक्स है, इसका इन नॉर्मल वाले टैक्सों से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में यार इसके पीछे अगर बैकग्राउंड और लॉजिक सुननी है ना वो सुन लो। बैकग्राउंड और लॉजिक इसके पीछे ये है कि डिविडेंड इनकम पे ना लोग असल में टैक्स जमा नहीं कराते थे। तो हुकूमत ने आजकल ये रूल बना दिया हुआ है कि अगर आपने पीटीसीएल के शेयर खरीदे हैं ना और पीटीसीएल ने साल के आखिर में आपको 1 लाख रुपया डिविडेंड दिया है, यानी प्रॉफिट अपने बांटे हैं, तो पीटीसीएल आपको लाख रुपया पूरा नहीं देती। पीटीसीएल 15% रेट लगाती है और 15% रेट लगा के आपको दे देती है 85,000, और बाकी 15,000 पीटीसीएल हमारा टैक्स जाके हुकूमत के खजाने में जमा करा देती है। तो इस तरह पीटीसीएल हमारा टैक्स हुकूमत के खजाने में जमा करा देती है। मेरा नहीं ख्याल इसको आपको नोट करने की कोई ज़रूरत है, तो पीछे आए, मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करता हूं। अगर वहां समझ ना आई तो फिर मैं स्क्रीन इधर ले आऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वेल एंड गुड, फिर कोई मसला नहीं। ये ना पेज 28 के ऊपर एक समरी सी बनी हुई है। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ डिफरेंट टैक्स रिजीम्स। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ डिफरेंट टैक्स रिजीम्स। इसमें से एक कौन सी इनकम है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसको हम नेट इनकम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट इनकम। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि जैसे बिजनेस इनकम है ना, तो मैंने बताया था बिजनेस इनकम में सेल में से खर्चे माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अभी डिविडेंड इनकम के बारे में मैं बताऊंगा खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इसलिए नॉर्मल टैक्स रिजीम में खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है, डिविडेंड इनकम में भी खर्चे हो सकते हैं आपके। आप डिविडेंड लेने के लिए रिक्शा करा के गए, कई दफा आप जो है वो पिशावर के अंदर हैं और आपने शेयर खरीदे में लाहौर की कंपनी के, तो आपको तो पूरी बस करा के आना पड़ेगा डिविडेंड लेने के लिए, तो आपको बाय एयर आना पड़ता है डिविडेंड लेने के लिए। तो डिविडेंड लेने जाएं उसके लिए भी कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं, लेकिन वो हम पढ़ेंगे डिविडेंड इनकम में ना खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। बिजनेस इनकम अगर आप कमा रहे हैं, जैसे राइस वाले बिजनेस कमा रहे हैं, तो क्लास की रिपेयर्स भी होती रहती हैं, सफेदी भी होती रहती है, फिर वो रिपेयर वगैरह माइनस करने की इजाजत है इनको। लेकिन डिविडेंड इनकम वाले को खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। अभी इन दोनों रिजीम्स के अंदर बहुत से डिफरेंसेस हैं, वो हमने देखने हैं। फिलहाल आपके लिए मैं बता रहा हूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सादा सा डिफरेंस। नॉर्मल टैक्स रिजीम वाले के लिए जो टैक्स रेट है वो पेज 31 और 30 वाले हैं, और जो फाइनल टैक्स रिजीम है उसके लिए रेट एक ही है, 15%। अच्छा ये रेट 15% डिविडेंड वाला याद नहीं करना कि डिविडेंड का रेट 15%, ये पेपर में दिया होगा, याद तो नहीं हो गया? हो गया याद? भूल जाओ, भूल जाओ। अब मैं भाई 30 सेकंड का मैं आपको दे रहा हूं टाइम, इस 15% रेट को भूलें, फिर आगे चलते हैं। निकालो अपने दिमाग से, डिलीट करो। ये रेट नहीं याद करने के चक्करों में पड़ जाना आपने, ये रेट पेपर में दिए होंगे। भूल गया? नहीं भूला, मैं मान ही नहीं सकता भूला है। बोलो डिविडेंड का रेट कितना है? 15%। हाँ ऐसे ही मान रहे हो, भूल गया, भूलना था वैसे। अच्छा तो ये रेट पेपर में दिए होते हैं। अच्छा एक हमारी रिजीम कौन सी है यार बताओ? नॉर्मल टैक्स रिजीम। नेट इनकम बेसिस का मतलब अगर आप लिखना चाहें तो इसका मतलब है खर्चे माइनस करने की इजाजत है। नॉर्मल टैक्स रिजीम में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इसकी मिसालें बताओ यार। सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रॉपर्टी छोड़ो यार, प्रॉपर्टी पे फिर कभी बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टोटल इनकम माइनस ज़कात, टैक्सेबल इनकम। अगली लाइन पढ़ो, ये मेन लाइन है। अगली लाइन पढ़ो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। टेबल 1 एंड 2 आर यूज्ड टू कैलकुलेट टैक्स। टेबल 1 एंड 2 कहां दिया हुआ यार? पेज 30 और 31 के ऊपर। क्लियर? अच्छा जी अब आ जाओ यार थोड़ा सा राइट साइड पे। भाई दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है,
एक दरमियान वाला ब्लॉक भी है, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं करना, इसको छोड़ो, दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है। फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम का मुश्किल सा नाम बताओ। प्रिजम्पटिव, अजीब सा लफ्ज है ना, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। चलो छोड़ो बस, फाइनल टैक्स। फाइनल का मतलब है हतमी, बस डिविडेंड पे 15% टैक्स है। डिविडेंड कमाने वाले ने ये नहीं देखना कि मैं सैलरी बिजनेस कैपिटल गेन को जमा करूं, डिविडेंड वाला अलग ही फिरके से ताल्लुक रखता है। इसको ग्रॉस इनकम बेसिस कहते हैं। ग्रॉस इनकम बेसिस का मतलब लिखो खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। नेट इनकम बेसिस का क्या मतलब है? खर्चे माइनस करने की इजाजत है। और ग्रॉस इनकम बेसिस का क्या मतलब है? खर्चे माइनस करने की इजाजत। ओके, नेक्स्ट। अच्छा यार, इसकी मिसाल बताओ फाइनल टैक्स रिजीम की। डिविडेंड इनकम, इसका अगली ना पढ़ो, अगली ना पढ़ो, डिविडेंड इनकम फॉर, नीचे आओ जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखो, फॉर डिविडेंड 15% रेट इज एप्लीकेबल। डिविडेंड के लिए आजकल क्या रेट चल रहा है? 15%। हाँ, कल कल को लॉ में बदल भी सकता है, लेकिन आजकल रेट डिविडेंड के लिए 15% चल रहा है। अब बताओ, कुछ नोट करने की जरूरत महसूस कि ये मैं आपको खोल के दूं, ये नोट करो, कुछ जरूरत तो नहीं महसूस हो रही? ये रेट भी मैंने लिख दिया उधर, ये डिविडेंड इनकम भी उधर लिखा हुआ है मिसालों में, उधर नॉर्मल टैक्स रिजीम लिखा हुआ है, हेडिंग में दिया हुआ है, नीचे ये 4 लिखे हुए हैं। हाँ, अगर आप ये नहीं आपको पता कि ये वी होल्ड शेयर्स एंड रिसीव एनुअल प्रॉफिट, तो ये बात आप अपने समझने के लिए लिख लो। ये मेरे ख्याल से ये बात तो पता होगी आपको कि डिविडेंड इनकम और शेयर बेचने में क्या फर्क है। ओके, अच्छा ये ना मुझे याद रखना आप कि ये डायग्राम मैंने चैप्टर 4 में बनाई है। इसमें मैं आपको भी बता रहा हूं, एक और रिजीम भी है दरमियान में जो आ रही है, उसको मैं दरमियान में शिफ्ट कर दूंगा, सेपरेट ब्लॉक, लेकिन वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ऊपर वाला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला आपको पढ़ लो या नॉर्मल टैक्स रिजीम, ये कुछ याद नहीं करना आपने। अंडर दिस रिजीम नॉर्मल इनकम इज टैक्स्ड ऑन नेट बेसिस। नेट का क्या मतलब है? ग्रॉस अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स लेस डिडक्शन, जो कल हमने बात की थी सेल में से खर्चे माइनस करने की। दी इनकम चार्जेबल अंडर वेरियस हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस्ड अबव एंड आर टैक्स अंडर दिस रिजीम। छोड़ो परे भाई, ये लाइन काटो, क्या ऐसे, ये तो कुछ याद नहीं करनी लाइनें। हाँ, इसकी मुझे बता दो फाइनल टैक्स रिजीम की क्या मिसाल है? डिविडेंड इनकम। फाइनल टैक्स रिजीम की क्या मिसाल है? छोड़ो परे, ये बातें याद नहीं करनी, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, ये याद करना है यार, सेक्शन 5, ये असल में सेक्शन है जो आपने याद करना है। सेक्शन 5 पढ़ के मुझे बता दो कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पानी देना मुझे। सेक्शन 5 पढ़ो और बताओ मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो। पॉइंट 1 भी पढ़ लो, 2 भी पढ़ लो, 3 भी पढ़ लो। ये पानी पड़ा हुआ है, ये मैंने पिया है। ले जाओ वापस। ओके, टैक्स ऑन डिविडेंड्स। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द प्रेस्क्राइब रेट। प्रेस्क्राइब रेट क्या है? 15%। जो बताएंगे वो रेट 15 ही है, नीचे वाले रेट अभी छोड़ो, वो रेट 15 ही है। The tax shall be imposed at prescribed rate on every person who receives a dividend from a company. Dividend आपको पता है कंपनी से ही मिलता है। Next, tax shall be computed, टैक्स निकाला जाएगा by applying the rate of tax to the gross amount of dividend. टैक्स निकाला जाएगा ग्रॉस डिविडेंड पे रेट लगा के। ग्रॉस का मतलब क्या बोलो? हाँ, खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। नेक्स्ट, डिविडेंड कमाने के लिए ना वैसे कोई खास खर्चे होते नहीं है, क्योंकि आप डिविडेंड के लिए शेयर एक दफा खरीद लेते हो, फिर शेयर अलमारी में पड़े रहते हैं, हर साल आपको प्रॉफिट आता रहता है। लेकिन अगर कोई खर्चे हो गए आने जाने के, लेने के, डिविडेंड डिविडेंड आपको मिला, दोस्तों ने कहा मिठाई खिलाओ, दोस्तों को कहना तो नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं है लोगों से मांगना, तो वो भी फिर खर्चा हो सकता है डिविडेंड कमाने का, लेकिन आप लॉ मेकर कहते हैं माइनस करने की इजाजत नहीं है। टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स टू द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब है? हाँ, खर्चे माइनस नहीं कर सकते। पॉइंट 3, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये बताओ क्या मतलब है इस बात का? दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ, असल में ना कई दफा ना नई नई कंपनीज बनती हैं, आजकल पाकिस्तान में काफी नई कंपनीज बन रही हैं, तो जो नई कंपनीज बनती हैं ना, कई दफा हुकूमत कह देती है यार इनके अगर आपने शेयर खरीद लिए ना
तो इनके डिविडेंड पे आपको टैक्स माफ है, ताकि लोग जरा इन कंपनीज के शेयर ना खुशी से खरीदें, थोड़ा इंकरेज करने के लिए। तो अगर हुकूमत ने खुद ही, पाकिस्तान में अगर लाख कंपनीज हैं तो उसमें से इस वक्त एफबीआर ने कोई 200-300 कंपनीज के बारे में ऐसा कहा हुआ है, ज्यादा के बारे में नहीं कहा हुआ। तो ये सिंपल सी बात है जो जहन में रख लेना पेपर में कि दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई का मतलब लिख लो, यानी उस डिविडेंड पे 15% टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर 0% टैक्स लगेगा। वो डिविडेंड अगर लाख रुपए है तो पूरा लाख आपको मिल जाएगा। दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई का मतलब लिखें, उस डिविडेंड पे 15% टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि टैक्स लगेगा ही नहीं, बस उस डिविडेंड पे टैक्स लगेगा ही नहीं। ओके, चलें जी आगे। एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शेल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। हर कंपनी डिविडेंड पे करते हुए डिविडेंड की ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स काट लेगी, डिविडेंड की ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स काट लेगी। इसका मतलब लिख लो, इसका मतलब क्या है, लिखो आई बॉट शेयर्स ऑफ पीटीसीएल and I earned dividend of rupees 1 lakh. I bought shares of PTCL and आगे क्या? हाँ, and I earned dividend of rupees 1 lakh. डिविडेंड कितना कमाया मैंने? 1 लाख रुपीस। अर्न लेकिन मिलेगा कितना, रिसीव कितना होगा? अर्न और रिसीव में फर्क बताओ। अर्न कमाया लाख, लेकिन मिलेगा मुझे कितना? 85,000। अभी तक कितना मैंने लिखवाया वो पढ़ो जरा। हाँ, एंड आई अर्न डिविडेंड ऑफ रुपीज 1 लाख। आगे लिखो आई विल रिसीव, बल्कि नहीं, पीटीसीएल विल पे, आई विल रिसीव को छोड़ो, पीटीसीएल विल पे मी रुपीज 85,000 only. PTCL will pay me rupees 85,000 only. 15,000 will be deposited in government treasury by PTCL. $15,000 will be deposited in government treasury by PTCL on my behalf, मेरे behalf पे, यानी असल में तो मैंने जमा कराना था 15,000 in government treasury on my behalf. क्लियर? अच्छा, इस 15,000 का नाम क्या है, कभी सुने? इस 15,000 का नाम, दिस 15,000 इज कॉल्ड एज withholding tax, tax withheld. This 15,000 is called as tax withheld or tax deducted by PTCL. This 15,000 is called as tax withheld or tax deducted by PTCL. ब्रैकेट में लिखो withheld या deducted at source। ब्रैकेट में एक और लफ्ज भी लिख लो, withheld या नीचे एंड पे withheld / deducted at source। ये लाइन बुक में डलवा दो अगली दफा, जो सारी मैंने लिखवाई है। दिस 15,000 यहां अपने रेफरेंस के तौर पे लिख लो ना, मैंने लाइन डलवानी है। दिस 15,000 इज कॉल्ड एज टैक्स withheld और deducted at source। अच्छा, ये withheld और deducted देखो वैसे समझ आ रहे हैं अगर आपने टैक्स ना पढ़ा हो। आप मेरे पास आओ लाख रुपया लेने, मैं एट सोर्स होता है मौके पे, आप मेरे पास लाख रुपया लेने आओ, मैं मौके पे, कभी आपने सुने पैसे काट के मुझे दिए अगले बंदे ने? कई दफा जिंदगी में सुना होगा, पैसों की कटौती होगी, पैसे अगले बंदे ने काट के मुझे दिए, ठीक है? तो काट के ये नहीं होता उसने कैंची से काट के दिए। आप किसी बंदे से लाख रुपया लेने गए, आप पीटीसीएल से लाख रुपया डिविडेंड लेने गए, पीटीसीएल आपको लाख रुपया डिविडेंड पकड़ाने लगी थी कि आपने 1000 के 100 नोट देखे, 1000 के 100 नोट देखे, तो पीटीसीएल ने उसमें से 1000 के 15 नोट विदहेल्ड कर लिए, डिडक्ट कर लिए, कटौती कर ली, विदहेल्ड एट सोर्स, उसी मौके पे विदहेल्ड एट सोर्स, आपको टाइम भी नहीं दिया और आपको कहा ये पकड़ो 85,000। तो आप कितनी कटौती करवा के आ गए, कितने पैसे विदहेल्ड या डिडक्ट करवा के आ गए? ये 15,000 कहां चला जाएगा?
गवर्नमेंट के खजाने में। अगर हुकूमत के बंदे आके कहेंगे आप डिविडेंड पे टैक्स जमा करवाओ, तो आप क्या कहोगे? मैंने तो जमा नहीं करवाऊंगा, मैं तो जमा नहीं करवाऊंगा। क्यों? इसलिए कि ऑलरेडी मेरा टैक्स हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है। ये जो टेबल है ना नीचे वाला, ये पेपर में दिया होगा, ठीक है। तो डिविडेंड फाइलर के लिए रेट है 15%। फाइलर छोड़ो क्या होता है, नॉन फाइलर, ये हमारे सिलेबस में इसकी डेफिनेशन नहीं है, बस डिविडेंड का रेट है 15%। अच्छा, लेकिन यार डिविडेंड के लिए ना कुछ लोगों ने डिफरेंट रूल बनाया हुआ है। डिविडेंड के लिए कुछ लोगों के लिए एफपीआर ने डिफरेंट रूल बनाया हुआ है। कुछ को तो डिविडेंड बिल्कुल एग्जेम्प्ट ही कर दिया ना कुछ कंपनी का, लेकिन कुछ कंपनीज को रिलैक्स किया हुआ है। अगर आप किसी पावर कंपनी के शेयर खरीद लो, अगर आप एनर्जी परचेज एग्रीमेंट लोगों से हुए हैं, छोड़ो पर ये प्लीज, इसको पढ़ना नहीं है, डू नॉट रीड, इसको पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है। इसमें बस ये याद रख लो कि अगर कभी डिविडेंड का रेट 15 के अलावा कोई दिया हो तो जो पेपर में दिया हो वो यूज कर लेना। वैसे डिविडेंड का रेट तो 15 ही है, लेकिन अगर और कोई रेट भी दिया हो तो ये में रख लो, वो भी रेट है। वैसे आईकैप ने भी कभी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि आईकैप को पता है इन चक्करों में आपको क्या पढ़ने की जरूरत है। आपको तो जनरल रेट पता होना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक इदारों के लिए जो रेट है वो। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बिजली वगैरह बना रही हैं, अगर उनके शेयर आप खरीद लो तो हुकूमत ने उनके लिए टैक्स रेट आजकल 15 की बजाय 7.5% किया हुआ है। प्लीज पढ़ के इसमें से कोई सवाल ना पूछिएगा मेरे से। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं सर 7.5% रेट लगाना कब है, आपने कॉन्सेप्ट दिया था सर, मुझे समझ नहीं आया। तो उसका जवाब ये है कि अगर कभी पेपर के अंदर किसी कंपनी के बारे में रेट दे दे कि इस कंपनी के डिविडेंड का रेट 7.5 है, तो बस इससे ज्यादा और हमें बहस में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब भाई ये ना अगले सफे पे आओ, सेक्शन 6 है, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अभी सेक्शन 8 पढ़ते हैं हम इसी सफे पे, पेज 29, यानी अगला सफा बुक का पेज 29, सेक्शन 8। ओके, अच्छा यार, आप एक थोड़ी सी अगर एफर्ट कर लो, एक और थोड़ी सी जरा एफर्ट कर लो कि चलो एक फुल फ्लेज सवाल ही कर लेते हैं। एक बंदा कहता है मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी है 6 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस है 9 लाख, और डिविडेंड इनकम अर्न की है मैंने 3 लाख। ठीक है, ज़कात है 10,000। आंसर, इसका जवाब कैसे दोगे आप पेपर में? मुझे ये बता दो, जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसकी कौन सी इनकम है? बिल्कुल नॉर्मल टैक्स रिजीम, 9 लाख नॉर्मल टैक्स रिजीम। और ये जो मैं स्काई ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं, हाँ ये फाइनल टैक्स रिजीम है। क्लियर? अब इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा यार? इनकम फ्रॉम सैलरी, जल्दी जल्दी मेरे साथ क्वेश्चन में लिख लो, सोल्यूशन में लिख लो। 6 लाख, इनकम फ्रॉम बिजनेस 9 लाख, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मैं फॉर्मेट ऐसे ही बना रहा हूं, पेपर में फॉर्मेट बनाना वैसे जरूरी नहीं होता पूरा। टोटल इनकम अभी तक हमने टच नहीं किया, डिविडेंड को टच नहीं किया। टोटल इनकम बोलो कितनी आ गई भाई? लाइट ऑन करो पीछे जाके, इधर लाओ कैमरा। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी इसने 6 लाख कमाई थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस इसने 9 लाख कमाई है, कैपिटल गेन 0, अदर सोर्स 0। तो टोटल इनकम बोलो कितनी आ गई? 15 लाख। अच्छा जी, माइनस करो ज़कात। ज़कात माइनस आपने कितनी कर दी? 10,000। तो क्या आ गया? 1490,000। अच्छा, अब वो काम कर लो, एक इसका 75% लो, इसका 75% लो, कितना आ रहा है? 111,175,000। 111,175,000 आ गया इसका जवाब। ये 111,175,000 से सैलरी कम है। अगर सैलरी कम है तो कौन सा टेबल लगेगा? टेबल
1। अच्छा जी, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। अब बड़ा मुतवज्जे हो जाओ, ये मैं इसका टैक्स निकालने लगा हूं अभी नॉर्मल वाली इनकम्स का। लाइट ऑफ करो, वो मैंने आंसर उधर सॉल्व करा था, इसे छोड़े। सैलरी, बिजनेस और सिर्फ ज़कात को लो, डिविडेंड को भी इग्नोर कर दो, सिर्फ ज़कात को लो। सैलरी 6 लाख, बिजनेस 9 लाख और ज़कात 10,000। तो सैलरी, बिजनेस, ऊपर बंदे का नाम आ जाएगा मिस्टर, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, कैपिटल शेयर बेचे नहीं है इसने अभी, टोटल इनकम, ज़कात, टैक्सेबल इनकम, उसी तरह टैक्स नॉर्मल टैक्स रिजीम का। ये समझ आए नॉर्मल टैक्स रिजीम, क्योंकि ये चारों नॉर्मल है। टेबल 1 लगेगा, तो टैक्स निकलवाओ 1490000 पे। बी क्विक। चैप्टर 4 पीडीएफ नोट्स आपके पास हैं। टाइम क्यों लग रहा है? चैप्टर 4 जल्दी तो आओ। 1490000 70,000 प्लस 15% ऑफ 290,000। बताओ क्या जवाब आया? 113500। क्लियर? अब अगला काम क्या करना है? हाँ, अगला काम आपका नहीं आए, अगला काम आपका नहीं आए। आपको डिविडेंड इनकम 3 लाख की जो है ऊपर लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। आपको डिविडेंड इनकम 3 लाख वाली ऊपर लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप ऐड कर दो टैक्स, सिर्फ इसका टैक्स ऐड कर दो। टैक्स किसका? फाइनल टैक्स रिजीम का, नॉर्मल टैक्स रिजीम का नहीं, फाइनल टैक्स रिजीम का। फाइनल टैक्स रिजीम कौन सी है? डिविडेंड है। इसकी इनकम 3 लाख कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टैक्स निकालो अब। 3 लाख इंटू 15%, 3 लाख इंटू 15%, बोलो 45,000। ठीक है जी, इन दोनों को जमा भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको जमा भी करने आगे ना न्यूमेरिकल चलेगा, इस जमा भी करते हैं, फिर हम ये भी सोचते हैं ये तो हमने जमा करा दिया है तो ये तो हमारा टैक्स बनता नहीं, वो कुछ और तफसीली बातें हैं, उनको छोड़ो भी, उनको छोड़ो भी। बस मैं फिलहाल ये बता रहा था, यहां तक करो। मैं मान रहा हूं कुछ सोल्यूशन ये अधूरा है, इसमें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम कुछ ये भी देखेंगे, न्यूमेरिकल के एंड के ऊपर जाके देखा करेंगे यार ये तो हम जमा कराए हुए हैं, तो ये मैं नोट करने का भी टाइम देता हूं। अच्छा, क्लास के एंड पे मैं ये नोट करने का टाइम दूंगा। तो अब आप मुझे ये बता दें कि ये जो डिविडेंड इनकम है, ये जो डिविडेंड इनकम है 3 लाख, इसको जब तक आप सैर ना कराएं तब तक टच नहीं करना। क्या मतलब? 6 लाख जमा 9 लाख जमा अदर सोर्स जमा कैपिटल गेन, टोटल इनकम आएगी, उसमें से ज़कात माइनस करेंगे। ये भी उठा लिया, ये फिगर उठा ली, ये उठा ली, ये उठा ली, ज़कात, फिर टैक्सेबल इनकम आएगी। फिर आप टेबल 1 और 2 पे सैर करने जाएंगे। जब टेबल 1 2 पे सैर करके आ जाएंगे तो एंड पे न्यूमेरिकल में जहां जगह खाली होगी वहां आप लिखेंगे एड टैक्स ऑन फाइनल टैक्स रिजीम। अब आपको एक फीलिंग आ रही है कि यहां तक सारा काम नॉर्मल तरीके से चल रहा था, जैसे हम पहले दिन से चलाते आ रहे हैं, यहां तक सारा काम नॉर्मल तरीके से चल रहा था। ये थोड़ा सा काम नया हुआ है, लेकिन काम इतना आसान है कि देखते ही समझ आ गया कि ये टैक्स आपका डिविडेंड इनकम के ऊपर बनता है। क्लियर? तो वीडियो एंड पे मैं रोक दूंगा, इसके आप सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा। एक बार रजिस्टर पे क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नोट कर लिया? ओके, रिक्वायरमेंट ये समझ लो, कैलकुलेट टैक्स, दोनों टैक्स हमने अलग अलग निकाल दिए इसके। अच्छा, अब यार मैंने असल में ना सोल्यूशन इसलिए व्हाइट बोर्ड पे किया है कि मैं साथ साथ थ्योरी खोलता रहूंगा और आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। पेज 28 के ऊपर है हम, 29 पे। व्हाइट बोर्ड ये करो उधर कैमरा। अब मैं आपको 3 लाख की और 15% की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगा हूं। 3 लाख और 15% की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगा हूं। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना शुरू करें। चलो जी, कैमरा इधर लाओ। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इंपोज्ड अंडर सेक्शन 5, 6 कल पढ़ेंगे। रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम चार्जेबल अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। द टैक्स इंपोज्ड अंडर सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 है डिविडेंड वाला यार,
सेक्शन 5 वो जो भी हम पढ़ के आए हैं, ये सेक्शन 5 डिविडेंड वाला। द टैक्स इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन shall be final tax। डिविडेंड वाला टैक्स कौन सा होगा? एंड दिस इनकम के ऊपर लिखो 3 लाख। दिस 3 लाख, बेटा यही क्वेश्चन और सोल्यूशन नोट कर लेना, यहां जगह खाली है। दिस 3 लाख shall not be chargeable under any head of income। लेके जाओ कैमरा उधर, ये बात मेरी समझ आ रही है? देखो इधर, दिस 3 लाख इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी हेड। इस 3 लाख को किसी हेड में नहीं ले जाना, इस 3 लाख को किसी हेड में नहीं ले जाना। पहली बात समझ आ गई? अच्छा आगे पढ़े। दूसरा, नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड। नो डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड। इधर देखो, आपने कहा 3 लाख का डिविडेंड मैंने अर्न किया है, या अर्न करने के लिए मैं रिक्शे पे गया था, या मैं बस पे दूसरे शहर में गया था, या फ्लाइट पे कराची गया था डिविडेंड लेने के लिए, तो 3 लाख में से वो खर्चे माइनस करने की इजाजत। लेकिन ये बिजनेस इनकम पता है कैसे आई होगी? इसमें से इसकी शायद सेल हो, उसमें से खर्चे माइनस होकर फिर आई होगी। इधर इधर खर्चे माइनस करने की इजाजत है, लेकिन डिविडेंड की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इसमें से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। पढ़ो, नो डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है एक्सपेंसेस, जिसे डिविडेंड लेने के लिए रिक्शे पे जाना। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस। डिविडेंड की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, इसमें से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। दिस इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी ज़कात। इसका मतलब बताओ, दिस इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस। ये जो ज़कात है ना 10,000 वाली, ये फॉर्मेट में आपने यहां माइनस करनी है। ज़कात इस 3 लाख में से माइनस ना करने बैठ जाना। कुछ बच्चे क्लास में बैठे होते हैं, फिर सवाल पूछते हैं, सर अगर इसकी इनकम ही 0,0,0,0 होती, इसने कमाया ही डिविडेंड होता, फिर भी ज़कात माइनस नहीं हो सकती। ज़कात इधर ही माइनस हो सकती थी, अगर माइनस नहीं हुई तो डेड हो जाती है। तो अगर इधर इनकम इसकी टोटल 0 है तो ज़कात इधर ही माइनस करेंगे, लेकिन वो फिर डेड हो जाएगी ज़कात, वो हमने पढ़ा हुआ है। तो अच्छा, 3 बातें आप ज़बानी याद करो। ये 3 लाख किसी हेड में नहीं जाना। दूसरी बात, इस 3 लाख में से खर्चे माइनस करने की इजाजत, इसीलिए इसको फाइनल टैक्स कहते हैं, क्योंकि ये एक फाइनल फिगर है। तीसरी बात, इस 3 लाख में से ज़कात माइनस करने की इजाजत नहीं है। चौथी बात पढ़ो, द इनकम, बल्कि तीसरी ही, द इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय सेट ऑफ एनी लॉस। यार ये तो बहुत ही आगे की बात शुरू हो गई। इधर आओ, लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बिजनेस में पिछले साल लॉस आया हो ना, तो इस साल बिजनेस के प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं। ये लॉसेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो बड़ी मजे की बातें हैं लॉसेस के चैप्टर में। इधर इधर की कुछ कहानियां हैं, तो इधर कोई लॉसेस माइनस नहीं हो सकते, बस ये अभी जहन में रख लो बात। लॉसेस के चैप्टर में जरा पता चल जाएगा। दिस इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी लॉस, ये समझ लो, दिस इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी लॉस। कौन सा लॉस? किसी हेड का लॉस होगा, पता नहीं क्या है, छोड़ो, बस ये हल्का सा जहन में रखो। द टैक्स डिडक्टेड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। इधर देखो, ये टैक्स इसका कटा है 45,000, जैसे पिछली मिसाल में 15,000 कटा था। द टैक्स डिडक्टेड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। इसमें डिस्काउंट कोई नहीं मिलेगा कि 45,000 मेरा टैक्स बन रहा है, इमरान खान 44 कर दो इस दफा यार, 1,000 रुपया मुझे चाहिए। ना 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 ना, इसमें से टैक्स माफ नहीं हो सकता। द टैक्स डिडक्टेड, इसका टैक्स कितना कट चुका है ऑलरेडी? 45,000। 45 ये ना अभी मैं कैलकुलेशन में शो कर रहा हूं कि इतना बनता है। आगे भी कुछ न्यूमेरिकल का हिस्सा है जहां हम बताया करेंगे इतना बन गया है, तो ये तो पहले ही जमा करा चुका है, तो इसको लेस कर दो ताकि इसे जमा कम कराना पड़े, लेकिन वो बहस अभी मैं नहीं करा। फिलहाल मुझे ये बताओ कि अगर इसको हुकूमत ने कोई छूट वगैरह या टैक्स डिस्काउंट देना हुआ, तो इस 1,13,000 पे मिल जाएगा डिस्काउंट, लेकिन इस पे डिस्काउंट नहीं मिल सकता। बताओ अगली बात, द टैक्स डिडक्टेड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। ठीक है यार, मुकम्मल हमारी बात नहीं हो सकी, तो अब इंशाल्लाह कल आगे पढ़ते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।